फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ए सर स्टडी पॉइंट्स पे। आज आप लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या यानी क्लास 10 का एक्सरसाइज 1, ठीक है ना। इसके पहले वीडियो में हम वास्तविक संख्या में संख्याओं से परिचित कराए हैं। उस वीडियो को देखने के बाद इसे देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, अगर ये वीडियो सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। इसमें जो है हम एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग इस वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर में एक्सरसाइज यानी कि 1.1 में हम पढ़ने वाले क्या हैं। हम लोग इन दो चीजों पे बात करने वाले हैं जो आपको सामने दिख रहा है। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दैट मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म्स। ये दो चीजों पे हम बात करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, ये एक सुपरिभाषित चरण है, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल जो है हम किसी गणित को मतलब इस पे आधारित किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में किया जाता है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, ये इसका इस्तेमाल किसी मतलब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसका इस्तेमाल जो है हम किसी कथन को सिद्ध करने में करते हैं। यानी कि आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जब भी आपको किसी कथन को सिद्ध करना हो तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी समस्याओं को हल करना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो वास्तव में ये यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म ये है क्या, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या, ठीक है ना। तो चलिए, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये क्या चीज है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 2 लेते हैं और 2 को भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं 3 में। फिर यहाँ पे हम 3 लेते हैं और 3 से भाग करते हैं हम मान लीजिए कि 5 में, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 4 लेते हैं और 4 से भाग करते हैं मान लीजिए कि आपको 11 में, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 5 लेंगे और 5 से भाग करेंगे मान लीजिए कि 19 में। अब देखिए, ये भाग देने पर क्या होता है। ऐसे भागों को आपने बचपन क्लासों में सीखा होगा, इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पे 2 से 3 को जब भाग करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 जो आपका निकल के आया ये हुआ आपका शेषफल, शेषफल यानी कि शेष। 3 से 5 को भाग करिएगा, 3 एकम 3, ये 2 क्या निकल के आया, शेष। फिर यहाँ 4 से आप 11 को भाग करिएगा तो 4 दूना 8, 3 क्या आया आपका, शेष। फिर वैसे ही 5 से 19 को भाग करिएगा तो 5 तिहाई 15, 4 आया आपका शेष। आप इस भाग के प्रोसेस को बहुत अच्छा से समझिए और अब आपको हम बताएंगे ये बताने का क्या मकसद है। थोड़ा सबसे पहले सब्र कीजिए और समझिए। यहाँ पे आप लोगों ने बचपन क्लास में सीखा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या शेषफल। ये चीज आप लोग बहुत पहले सीखे होंगे, शायद चौथे 5वें क्लास या दूसरे तीसरे में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब चलिए, इसमें हम लोग जानते हैं कि भाज्य कौन होता है, भाजक कौन होता है, भागफल कौन होता है और शेष कौन होता है, ठीक है। तो देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, इसको बोलते हैं भागफल और फिर इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी सिंपल सा तरीका है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें भाज्य कौन है, तो देखिए भाज्य जो इसके अंदर बंद रहता है ये आपका भाज्य है, तो इसमें भी निश्चित रूप से ये आपका भाज्य होगा, ये आपका भाजक होगा, ये आपका भागफल होगा और ये आपका तो शेषफल ही है। फिर इसमें भी ये आपका भाज्य होगा, ये भाजक होगा, ये भागफल होगा और ये शेषफल होगा।
ऐसे आप समझिए, एक हम छोड़ रहे हैं, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए कि इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेष कौन है। ठीक है ना, शेष तो दिख रहा है बस, बट जो है आप क्या करिएगा, भाज्य भाजक भागफल को खोज लीजिए इसमें। इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर ये जानते हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए अब जानते हैं हम कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बताता है। ये जो चीज आप देख रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष, ये जो होता है, इसी चीज को यूक्लिड साहब ने इनके द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसे क्या किया गया, कह दिया गया कि देखिए आप हिंदी में इतना बड़ा बड़ा मत लिखिए, तनी प्रॉब्लम होता है। आप इसको ऐसे लिखिए, भाज्य को आप ए समझ लीजिए, भाजक को बी समझ लीजिए, भागफल को क्यू समझ लीजिए और शेषफल को आर समझ लीजिए। तो ये बन गया आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दैट मीन्स ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी है। यानी ये दोनों एक ही चीज है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसी चीज का इस्तेमाल जब आप किसी समस्याओं को हल करने जाइएगा तो वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगा, और इसी चीज का इस्तेमाल जब आप किसी कथन को सिद्ध करने जाइएगा तो वो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा बन जाएगा। ठीक है ना, अब इसके आधार पर हम इन सबको जांच कर सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए अभी जो आप भाज्य भाजक भागफल शेषफल दिख रहे हैं, इसी को हम ए बी क्यू आर में लिखेंगे। तो अभी आपको क्या बताया है कि भाज्य को बोलते हैं ए, यानी कि ये 3 हो गया आपका ए, फिर भाजक को बोलते हैं बी, यानी कि ये 2 हो गया आपका बी, फिर भागफल को बोलते हैं क्यू, तो ये 1 जो हो गया आपका क्यू हो गया, और फिर शेषफल को बोलते हैं आर, यानी कि ये आपका आर हो गया। तो सिंपल सा बात है, इसको आप सेट कीजिए, हो जाएगा। तो देखिए ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। सेट करके देखिए, ए आपका कितना है 3, बी आपका कितना है 2 इंटू क्यू कितना है 1 प्लस आर कितना है 1। अब थोड़ा इसे सॉल्व कीजिए, तो 2 एकम 2 प्लस 1, तो 3 बराबर 2 1 3। देखिए दोनों बराबर आ गया। तो ऐसा आप पीछे कर चुके हैं, बस इसी चीज को दोहराना था। ठीक है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे आप याद रखिएगा। ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी है और यूक्लिड डिवीजन लेमा भी है। ठीक है ना, बस इतना ही अंतर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका में कि किसी कथन को सिद्ध करने में प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और जब किसी समस्या का हल करना हो तो उसके लिए एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। अब जो है बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप खुद से इस पे सेट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि ये इक्वल में आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है तो यानी कि आपका भाग का जो प्रोसेस है, डिवीजन का जो प्रोसेस है वो सही है, यही चीजें बताएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें ये 4 एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है, इसको थोड़ा सा समझिए। आप तो ये समझ गए कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, लेकिन इसमें कुछ छिपा हुआ रहस्य है, उस रहस्य को हमें खोजना है। अगर उसी रहस्य को आप खोज लिए तो आप समझिए कि बहुत बड़े, यानी कहने का मतलब है कि आप बहुत बड़े जानकारी को हासिल कर लीजिएगा। वो क्या चीज है, इसे समझते हैं, जिसका इस्तेमाल आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर पड़ सकता है और इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव भी बहुत मजे में पूछा जाता है। और आपका जवाब भी जो आना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जवाब भी जो आना चाहिए वो बहुत मजे में आना चाहिए और मजा भी आना चाहिए। आप खुद मजा लीजिए और दूसरों को भी मजा दीजिए इस वीडियो को शेयर करके। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे b का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू 2 है, यानी भाजक आपका 2 है, तो शेषफल यानी r कितना आया है 1। यहां 3 रखे हैं तो शेषफल कितना आया है 2। यहां 4 रखे हैं तो शेषफल कितना आया है 3। यहां अगर 5 रखे हैं तो शेषफल क्या आया है 4। यानी ऐसे क्या लग रहा है भाई, क्या यहां 5 है तो यहां 5 नहीं हो सकता है? सोच के देखिए, नहीं हो सकता है भाई। अगर यहां 5 है, अगर यहां भी 5 आ जाए, जैसे मान लीजिए कि यहां भी अगर यहां 5 है, अगर ये 4 ना करके 5 आ जाए, यानी इसके अगर बराबर आ जाए तो ये तो कट जाएगा ना, 5 एकम 5 तो कट जाएगा, तब तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, गलत। यानी इससे एक चीज ये निकल के आ रहा है कि आर का जो वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा और हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेप कम होगा,
वो कहीं भी जा सकता है। जैसे इसी 5 को लेकर के हम 25 लेकर डिवाइड करें तो 5 5 जा 25, यानी 5 5 25, तो ये आपका कट गया। यानी इस परिस्थिति में आपका शेषफल क्या आ गया? 0। तो शेषफल आपका 0 भी हो सकता है, शेषफल आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। करके देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 5 लेते हैं, ये 5 से अगर हम मान लीजिए कि 21 में भाग देते हैं तो 5 चौका 20, शेषफल क्या आ गया? 1। अगर इसी 5 से हम जो है 22 में भाग देते हैं तो 5 चौके 20, 2 आ गया। फिर अगर इसी 5 से हम 23 में भाग देते हैं तो 5 चौके 20, यानी शेषफल 3 आ गया। अगर इसी 5 से हम 24 में भाग देते हैं तो 5 चौके 20, शेषफल 4 भी आ गया। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता है कि शेषफल 5 आ जाए। करके देखिए, अगर 25 रखिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। यानी इसका मतलब ये है कि इस 5 से जब हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? तो शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन शेषफल 5 कभी भी नहीं आ सकता है जब हम 5 से भाग दे रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि आप b का वैल्यू जितना रखिएगा, शेषफल हमेशा और हमेशा उससे छोटा ही आएगा, ना ही उससे बड़ा आएगा और ना ही उसके बराबर आएगा। यानी कि इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो होता है, लेकिन एक कंडीशन ये आपने ध्यान में जरूर रखिएगा कि इसमें b का जो वैल्यू होता है वो हमेशा और हमेशा बड़ा होता है। किससे? r से। ये ना ही r के कभी बराबर हो सकता है और ना ही r से कभी छोटा हो सकता है। देखिए, तो हर जगह b बड़ा है r से, हर जगह बड़ा मिलेगा आपको। यहाँ b बड़ा है r से, 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 हर जगह बड़ा मिलेगा और r हमेशा और हमेशा छोटा मिलेगा। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा कि b का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है r से। एक कंडीशन ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा कंडीशन आपको एक और याद दिला दे। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तो देखिए, दूसरा कंडीशन में आपको कैसे ढूंढना है, वो क्या चीज है, एक चीज और इसमें है जो छिपा हुआ है, और उस चीज को आपको खोज के निकाल लेना है। वो चीज क्या है कि जब भी आप भाग देने जाइएगा, जैसे 2 से भाग दे रहे हैं 3 में, तो 2 से आप देखिए, 2 से जब भी किसी चीज को भाग लगाने जाइएगा तो वो हमेशा और हमेशा कैसे होना चाहिए, इस चीज को समझिए। 2 से आप जब किसी चीज को भाग लगाने जाइएगा तो या तो 2 होना चाहिए तब भाग लगेगा, या तो 3 होना चाहिए तब भाग लगेगा, या 4 होना चाहिए तब भाग लगेगा। ऐसा नहीं ना हो सकता है कि 2 से 1 में भाग लगाने जाए और लग जाए, नहीं हो सकता है। अगर ऐसे करिएगा तो वो दशमलव में चला जाएगा, यानी भिन्न में, इस प्रोसेस को लेगा ही नहीं वो। यानी इसका मतलब ये है कि ये है a और ये है b। तो यहां पर भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहां पर देखिए a और b दोनों बराबर है। यहां पे देखिए b a है, यानी a बड़ा है और b छोटा है। यहां पर भी देखिए a बड़ा है, b छोटा है। यहां पर भी देखिए नहीं, ये तो होगा नहीं। जब अगर a छोटा हो जाए तो भाग लगेगा ही नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि a और b बराबर भी हो सकता है किसी कंडीशन में, लेकिन हमेशा और हमेशा a बड़ा होना चाहिए। मतलब a और b एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, और नहीं तो a बड़ा होगा किससे? b से, तभी ये प्रोसेस काम कर पाएगा। यानी कि इस कंडीशन के लिए आप क्या लिखिएगा? इस कंडीशन के लिए आप ऐसे लिखिएगा कि a जो होता है वो b से बड़ा होता है, नहीं तो कभी कभी b के क्या होता है? बराबर होता है। और अभी b का कॉन्सेप्ट r के सेंस में आपको क्या समझाया है? तो r के सेंस में यही बताया है कि r जो होना चाहिए वो हमेशा b से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहां से भी मिलेगा, a b से बड़ा होगा, नहीं तो इसके बराबर होगा, और r हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा। ये चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और ले लीजिए, आपका कहानी यहीं पे इसके लिए बंद होगा और हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर आधारित प्रश्न को करने के लिए। ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट और क्या है आपको बता दें कि देखिए, ये r का जो वैल्यू आएगा, r का जो यहां पे वैल्यू निकल के आएगा, जैसे देखिए r का वैल्यू 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि r का जो वैल्यू आएगा वो या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। r का वैल्यू नहीं तो 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। और b का वैल्यू हमेशा r से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं?
यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि b जो होता है वह हमेशा r से बड़ा होता है और r जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी 0 के बराबर भी होता है। ये सेंस हुआ आपका, ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। b का वैल्यू हमेशा r से बड़ा होगा और r का वैल्यू जो होगा कभी 0 के बराबर भी हो जाएगा और नहीं तो 0 से क्या रहेगा, बड़ा। यहाँ r का वैल्यू माइनस में नहीं आ सकता है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा एक चीज हमको और भी याद आ रहा है, उसके बारे में बात कर ले, नहीं हटाइए कोई बात नहीं। अब आप इतना ही इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर इसे समझ में, अगर इसका इस चीज को अगर आप नहीं समझे हुए हैं तो फिर से आप कमेंट करके हमसे इसके बारे में जरूर जान सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका मेन पॉइंट है, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इतना ही चीज को हम समझाने के लिए ये सारा प्रोसेस किए हैं और तब आपको ये समझ में उम्मीद है कि अच्छे तरह से आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ये भी आप अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। अगर ये समझे हैं, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका मजा उठा सके, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करते हैं आपके 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने बात किया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किसी समस्याओं को हल करने में किया जाता है। तो देखिए ये हमारा समस्या आ गया, 135 और 225 का आपको HCF निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है, वो भी किसके विधि से भाई, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आप जब प्रयोग करने जाइएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो देखिए आपको बता देते हैं कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको। ये एक्सरसाइज 1.1 का फुल डोज है, ठीक है ना। पूरा आपको एकदम समझिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक पूरा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप पैसेंस रखकर आराम से इस वीडियो को देखिए और ना समझ में आए तब हमें बताइएगा, ठीक है ना। ऐसा आपको दावा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज 1.1 को आप भूल नहीं पाइएगा, दिमाग से भी नहीं हटा पाइएगा, ठीक है ना। ऐसा सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या कि 135 है और 225 है, इस दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है तो पहचान रहे हैं। तो इसमें बड़ा कौन है 225 और छोटा कौन है 135। यानी कहने का मतलब है यहां लिखेंगे हम लोग कि चूंकि 225 बड़ा है 135 से, ठीक है ना, 225 बड़ा है 135 से। तो निश्चित सी बात है, अभी जस्ट आपको बैक में क्या बताया हमने कि A हमेशा बड़ा होता है B से, यानी कि जो बड़ा है वही आपका क्या है, A है, यानी 225 आपका A है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 225 A हो गया और 135 आपका क्या हो गया B, इसके आधार पे। तो देखिए चूंकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको क्या बताता है कि A बराबर होता है BQ प्लस R, ये बताता है। तो चलिए हम इसको भाग देते हैं, यहाँ पे आपको रफ में काम करना है और इसको समझना है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए 135 से भाग दीजिए 225 में, ठीक है। तो जब भाग देने जाइएगा तो 135 ये एक मर्द में जाएगा, 135 एकम 135, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9 और ये कैंसिल हो गया। तो आप इसे अभी जस्ट समझे हैं कि ये वाला आपका कहलाता है A, ये वाला कहलाता है B, ये Q और ये R। तो बस आपको इस फॉर्मूला पे उसी को सजा देना है। देखिए कैसे, A कितना है आपका 225, तो A की जगह पर लिखिएगा 225 बराबर B कितना है 135 गुणा Q कितना है 1 और प्लस R कितना है 90, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि यहां शेषफल हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ है इसीलिए ये प्रोसेस जारी रहेगा ऐसे ही, ठीक है ना। जब तक शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए हम ऐसे इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, अब आप 90 को घेर के फिर 135 को उतार लीजिएगा, ठीक है ना। तो 90 से 135 को डिवाइड करने जाइएगा तो एक मत में जाएगा 90 एकम 90, तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, ये कितना आ गया 45।
तो अब देखिए आप इस ऊपर वाले प्रोसेस को भूल जाइए, ठीक है ना, उस ऊपर वाले को भूल जाइए। अब समझिए यहाँ पे आप देखिए फिर ए कौन है, तो ए आपका ये है, ये बी है, ये क्यू है और फिर ये आपका आर है। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे उसको सजाएंगे। तो क्या है, ए के जगह पर आपका क्या है 135, बी के जगह पर क्या है 90, गुणा क्यू के जगह पर क्या है 1 और प्लस आर की जगह पर क्या है 45। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, शेषफल हमें फिर से 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो शेषफल फिर से जब 0 प्राप्त नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, अब 45 को घेरेंगे और उसके बाद किसको उतार लेंगे 90 को और भाग देंगे। तो 45 गुना 90 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे आपका शेषफल क्या आ गया 0। तो अब ये शेषफल 0 आ गया तो आपका प्रोसेस रुक जाएगा, लेकिन इसको पहले लिख लीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पे आपका ए कौन है 90, बी 45, क्यू 2, आर 0। तो इसको फिर इस फॉर्मूला पे उतारने जाएंगे। तो देखिए ए कितना है, ए के सामने इसको लिखेंगे, ए कितना है आपका 90, बी कितना है 45, गुणा क्यू कितना है 2 प्लस आर कितना है 0। तो आपका शेषफल 0 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस आपका यहीं पे खत्म होगा। और शेषफल 0 किसके वजह से प्राप्त हुआ है भाई, तो 45 से कटने के बाद 0 प्राप्त हुआ है, यानी कि आपका HCF क्या हो जाएगा 45 यानी 45। तो इसका आंसर हो जाएगा HCF बराबर 45, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन होगा 1 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर सवाल 196 और 38,220। फिर इसका आपको HCF निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बता दें कि जो प्रोसेस अभी 1 नंबर में आपने लगाया है वही प्रोसेस यूज करना है। तो देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, तो आप देखिएगा कि 38,220 तो बहुत बड़ा दिख रहा है भाई 196 से। कोई बात नहीं, ये आपका यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 38,220 बड़ा है 196 से, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जाएंगे हम, तो क्या मिलेगा हमको कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हम रफ में थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है ना, क्या है यहाँ पे देखिए, तो 196 से आपको भाग देना है 38,220 में। तो ये 3 डिजिट का है, पहले यहाँ पे भाग देंगे तो 1 मर्त में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 196। जब इसको घटाइएगा आप तो 12 से 6 गया 6, और ये 17 से 9 गया 8, ये आ गया 2 से 1 गया 186। फिर ये आपका उत्तर क्या आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए 196 से आप 9 मर्त में डिवाइड इसको करिएगा तो 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17। तो फिर आप ये घटाइएगा तो 12 से 4 गया 8, 15 से 6 गया 9 और ये कैंसिल हो गया, फिर आपका ये आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए 196 है, 980 है, 5 मर्तबे में चला जाना चाहिए, 6 पचे 30 का 0 हासिल 3, 9 पचे 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9। तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी कि ये शेषफल आपका क्या आ गया 0। तो अब देखिए यहाँ पे आपका ए कौन है, बी कौन है, क्यू कौन है और आर कौन है, इसे समझिए और आप लिखिए। तो देखिए यहाँ पे ये आप देखिएगा तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये क्यू है और ये आपका आर है। बस इसी को सजा देना है। तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे 38,220 बराबर बी की जगह पर 196 गुणा क्यू की जगह पर 195 और आर की जगह पर 0 आ गया। तो इस तरह से बताइए, शेषफल हमें तो एक ही बार में 0 प्राप्त हो गया भाई। तो क्या अब आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें जरूर पता यही करना है कि मतलब निश्चित रूप से हमको यही पता करना है कि शेषफल कब 0 मिल जाए। जैसे ही शेषफल 0 मिल जाएगा वहीं से लौट के घर चले आएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो शेषफल 0 मिल गया, यानी कि ये 0 किसके कारण आया है भाई, तो 196 से कटने के कारण, यानी कि आपका HCF क्या हो गया 196। तो बस आपको यही लिख देना है कि HCF बराबर 196, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चलिए आप इसका चलिए फ्रेंड्स, अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर सवाल 867 और 255। अब इसका HCF ज्ञात करना है। तो इतना करने के बाद तो आपसे ये जरूर होना चाहिए।
अगर नहीं होता है तो बड़े शर्म की बात है कि इतना सिखाने के बाद आपसे ना हो। खैर नाराज मत होइएगा, आपको बना के दिखा भी देते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर ही क्वेश्चन हम देंगे, उसे आप लोगों को जरूर करके आना है अपने से, ठीक है ना। और ना आए तो कमेंट में जरूर उसको भेजें कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है, हम उसे बनाकर भेजने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 867 और 255, ये फिर हम वही देखते हैं कि ये कौन इसमें बड़ा है और कौन छोटा है। जो बड़ा होगा आपका ए होगा, जो छोटा होगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि चूंकि 867 बड़ा है 255 से, तो जब बड़ा है तो यहां पे लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ना होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, दिमाग में प्रोसेस आ रहा है, आना ही चाहिए। यहाँ पे रफ में चलेंगे हम लोग और 255 से 867 में भाग देंगे। देखिए कितने से जाना चाहिए, 3 से जाना चाहिए। 5 × 15 का 5 हासिल 1, 5 × 15 1 16 और हासिल 1 2 3 6 1 7, तो 7 से 5 गया 2 और फिर 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1। कितना आ गया शेषफल आपका 102। तो चलिए आप इस पे सजाइए उसको। ए कितना है 867, बी कितना है 255 गुणा क्यू कितना है 3 प्लस आर कितना है 102। हो गया। अब क्या करेंगे, 102 को फिर से घेरेंगे क्योंकि यहाँ पर शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। और 255 को यहाँ उतारेंगे और भाग देंगे तो 2 मर्त में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 204, तो ये घटाइएगा तो आ जाएगा 51। यानी कि अब देखिए यहाँ पे ए आपका कितना है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ए के जगह पर अब है 255, बी की जगह पर कितना है 102 गुणा क्यू की जगह पर है 2 प्लस आर की जगह पर है 51, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करिएगा, शेषफल फिर से 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो शेषफल 0 प्राप्त न होने के क्रम में हमारा प्रोसेस ही जारी रहेगा। अब 51 को घेर के 102 को उतारेंगे, तो 51 गुना 102, यानी यहां से आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए ए की जगह पर हो गया आपका 102, बी की जगह पर 51 गुणा क्यू की जगह पर 2, आर की जगह पर 0, यानी आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो शेषफल जब 0 प्राप्त हो गया तो इस परिस्थिति में हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि HCF बराबर, ये कितना से 0 आया है 51 से कटने के बाद, यानी जिसके कारण 0 प्राप्त हो वही आपका HCF होता है। तो 51 से प्राप्त हुआ है तो इसीलिए आपका HCF क्या हो गया 51 हो गया। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों आपको क्या बताया है हम कि इन तीनों क्वेश्चन को हम करा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको कुछ वर्क्स देंगे, उस होमवर्क्स को आपको घर पे बैठकर खुद से इस क्वेश्चन पे करना है, क्योंकि ये गारंटेड है, मेरा पूरा दावा है कि ये बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से इस पर सवाल आएगा, ठीक है ना। आप इस पे पूरा फोकस करिए, पूरा मेहनत करिए, ये निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन देते हैं, इस पर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए फिलहाल में तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके लिए वर्क्स, ये मात्र 5 क्वेश्चन है, इसे आप बनाइए और मेरा समझिए कि पूरा 100% दावा है कि ये एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल आपके आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से कर पाए, ठीक है ना। अगर ये मतलब आप कर लें तो इसका आंसर जो है, मतलब इसका जवाब जो है आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम देखें कि कितने बच्चे जो हैं इन्हें कर पा रहे हैं। अगर नहीं भी हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट में जरूर कहें कि सर ये नहीं हो पा रहा है, आप इसे कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप इसे फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही क्वेश्चन है, इसको आपको करके आना।